Okay, today we are going to start regulation of respiration. How the respiration regulates. Slide number 135 है. ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन? यस सर, आ रही है नजर. कीमो रिसेप्टर्स. कीमो का मतलब है केमिकल, ठीक है ना. कोई भी केमिकल जब रिसेप्टर से टच होगा, फॉर एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हार्मोन्स हैं, ठीक है ना, ब्लड के जो केमिकल्स हैं वो टच होंगे इन रिसेप्टर्स से, तो वहाँ पे एक स्टिमुलेशन होगी. Are they stimulated by change in the chemical composition of their immediate environment? उसके अतराफ में जो environment है किसके? कीमो रिसेप्टर के. ये रिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये ज़्यादातर बॉडी में डिफरेंट जगहों पर लोकेटेड होते हैं. There are many types of chemoreceptors spread throughout the body, पता नहीं throughout the body, which helps to control different processes including taste, smell and breathing. आपको पता है स्मेल का? स्मेल में क्या होता है? आपकी नाक के ऊपर जो बोन है उसको कहते हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट. क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में मकसद ये है कि ये प्लेट वो है जो बेस ऑफ द स्कल पे बारीक बारीक सुराख होते हैं. यहाँ दो लोब्स बेस ऑफ द ब्रेन से निकलते हैं, विच इज नोन एज ऑल्फैक्टरी लोब, जिसको कहते हैं हम ऑल्फैक्टरी लोब. ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी लोब कहलाती है. अब ये ऑल्फैक्टरी लोब जो है ये एक्चुअली स्मेल की आपको सेंस देती है. ये क्रेनियल नर्व का पहला क्रेनियल नर्व है ऑल्फैक्ट, जिसके बाद ऑप्टिक आता है. 12 क्रेनियल नर्व होते हैं. इसी तरीके से इंक्लूडिंग टेस्ट. टेस्ट के लिए जबान के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, मीठा, खट्टा, दूसरी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जो है ये डिपेंड करती है. अच्छा, उसके बाद है ब्रीथिंग. अब लंग्स पे भी होता है, इसको आगे हम देखते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स. इसके अंदर एक सेंट्रल होता है जो ब्रेन के अंदर होता है, एक पेरिफेरल है जो हाथ पांव में होता है. बोथ टाइप ऑफ दीज कीमोरिसेप्टर्स हैव स्लाइटली डिफरेंट mechanism but work alongside each other to help out bodies control the pH. ये बॉडी के pH पे चलता है. pH एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, यानी अल्कलाइन है या एसिडिक है. ब्लड का pH वैसे तो अल्कलाइन होता है, ब्लड का 7.4 कुछ होता है. पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के टिश्यू लेवल पे जो प्रेशर है उस पे चलता है. एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद इन अवर ब्लड. फिर आपका है तीसरा जो रिसेप्टर्स है रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं कि ये है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स लोकेटेड इन बोथ द कैरोटिड बॉडी and the aortic body. These receptors detect large changes in partial oxygen as the arterial blood supply leaves the heart. These chemoreceptors are relatively insensitive, but their effects are almost instantaneous. ठीक है, पेरिफेरीज के अंदर भी ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं कि अगर स्कीमिया हो गया, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ये स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, इसको ऑक्सीजन दिलाते हैं, अगर ज़्यादा सर्कुलेशन तो इन्वाइट करते हैं. If any abnormal low partial pressure of oxygen is detected, afferent impulses travel to the respiratory center in the brain. ठीक है ना. ब्रेन क्या होता है? एफरेंट इम्पल्सेस ट्रैवल टू द रेस्पिरेटरी सेंटर. नीचे से ऊपर की तरफ पैगाम लेके जाते हैं, इसको हम एफरेंट कहते हैं, जो सेंसरी होती है. ब्रेन स्टेम का मतलब है गर्दन में जो आपका ब्रेन स्टेम है, इसमें मेडुला ऑब्लिंगेटा 3 चीजें होती हैं. नंबर ऑफ रिसेप्टर्स आर देन कोऑर्डिनेटेड व्हिच एम्स टू इंक्रीज द पार्शियल ऑक्सीजन अगेन. तो इस तरीके से स्टिमुलस मिलता है, दोबारा ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है इंक्रीज होता है. दीज इंक्लूड्स इंक्रीजिंग द रेस्पिरेटरी रेट. सांस आप ज़्यादा तेज लेंगे, 16 की या 18-20 दफा लेंगे. टाइटल वॉल्यूम, जो टोटल कैपेसिटी है, टाइटल वॉल्यूम जो होता है आपका टोटल कैपेसिटी का एक हिस्सा है टाइटल वॉल्यूम. तो अलाउ मोर ऑक्सीजन टू एंटर द लंग्स एंड सब्सिक्वेंटली डिफ्यूज इनटू द ब्लड. तो ये अलाउ करता है कि टाइटल वॉल्यूम बढ़े और यहाँ से ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज हो ब्लड के अंदर, ऑक्सीडेटेड ब्लड बने. Directing blood flow towards the kidney and brain, as these organs are the most sensitive to hypoxia.
ठीक है ना। किडनी और ब्रेन को ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अगर हाइपोक्सिया में चला गया यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन में चला गया तो ये इसके टिश्यू डेड हो जाएंगे। इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट इन ऑर्डर टू मेंटेन ब्लड फ्लो। तो कार्डियक आउटपुट कितनी 70 सीसी होती है पर स्ट्रोक वॉल्यूम, ये बढ़ जाती है, ठीक है, ज़्यादा खून की बॉडी को जरूरत है। एंड देयर ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी, इस तरीके से हर बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई होती है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, the brainstem of the brainstem. These receptors are more sensitive and detect smaller changes in arterial partial pressure. ये जो partial pressure change हो रहा है ना, यानी टिश्यू लेवल पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इस चेंज ऑफ गैसेस के अंदर मोस्ट सेंसिटिव है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा पे रिसेप्टर्स होते हैं। These chemoreceptors constantly initiate negative feedback loop which act to control our respiratory system. ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं, देखो ऑक्सीजन कम हो गया टिश्यू को, स्टिमुलेशन होगा, सांस तेज लेंगे आप, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी। एंड इंक्रीज इन पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड लीड टू इंक्रीज इन वेंटिलेशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, एक स्टिमुलस मिलेगा, उससे क्या होगा, आप सांस तेज तेज लेके कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, एक्सहेल करेंगे। दिस रिजल्ट इन मोर कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग ब्लोन ऑफ, यानी बाहर निकाल देंगे, एंड सो द पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न टू नॉर्मल। A decrease in partial carbon dioxide leads to decrease in ventilation. अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, वेंटिलेशन स्लो होगा, यानी आप ऑक्सीजन, आप सांस बाहर कम निकालेंगे। दिस रिजल्ट्स इन मोर carbon dioxide being retained in our lungs, and so the partial pressure return to normal. The mechanism behind how central chemoreceptor detect arterial partial pressure is actually slightly more complicated than first thought. In fact, these receptors actually detect changes in the pH of the central spinal fluid CSF. CSF की जो pH है उसको ये डिटेक्ट करता है इस तरीके से। तो CSF भी ब्लड से बनता है, तो इस तरीके से आपकी बॉडी को अलर्ट करता है, आपके लंग्स को अलर्ट कर देता है। pH control. The pH of the cerebrospinal fluid is established by the ratio of partial carbon dioxide और bicarbonate. अब pH किससे मेंटेन हो रहा है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड से अल्कलाइन एसिडिक साइड पे जा रहा है और दूसरी साइड पे किधर जा रहा है, बाइकार्बोनेट विच इज अल्कलाइन इन नेचर. सो these CSF will maintain the balance between the partial carbon dioxide and bicarbonate. यानी एक एसिडिक है एक अल्कलाइन है, दोनों को बैलेंस करेगा तो नॉर्मल हो जाएगा pH. The bicarbonate level remains relatively constant where carbon dioxide freely diffuse across the blood-brain barrier. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाइकार्बोनेट का लेवल जो है कांस्टेंट लेवल है, ये चेंज नहीं होता. चेंज किस में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो कम होती है या ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी. From the arterial blood supply into the CSF. This means in the short term the pH of the CSF as described above, a small drop in carbon partial combustion lead to an increase in the pH of the CSF and subsequently stimulate the respiratory center to decrease ventilation and vice versa. ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक्चुअली कम होती है ज़्यादा होती है, बाइकार्बोनेट एक बैलेंस कांस्टेंट रहती है. ठीक है ना, बाइकार्बोनेट कांस्टेंट रहती है अकॉर्डिंग टू the requirement body की. कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन कम होता है या ज़्यादा होता है according to the need of the body. However, if partial carbon dioxide level stay abnormal over a substantial period of time, for example 3 days or more, especially cells called the chloride fluxes जो CSF में होता है, जहाँ से CSF निकलता है, within the body brain barrier allow bicarbonate ion to enter the CSF. अगर 3-4 दिन तक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हाई रहे किसी भी बीमारी में, एस्थमा है, COPD है या ब्रोंकाइटिस है, तो क्या होगा, क्लोराइड फ्लक्सेस के अंदर से स्पेशलाइज सेल होते हैं, ये क्या करेंगे, फिर अलाउ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को CSF में दाखिल होने, क्योंकि CSF एसिडिक इन नेचर हो गया है, उसको अल्कलाइन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अब निकलती है. एज सच द सिस्टम बाइकार्बोनेट अब निकलती है, तो
As such, the system can be reset to different partial carbon dioxide by manipulating the pH, which can be relevant in central diseases such as, अभी जैसे मैंने आपको COPD कहलाता है, chronic obstructive pulmonary disease है, इसके अंदर हमें कार्बन बाइकार्बोनेट जो है वो क्लोराइड प्लक्सस से निकल के CSF में दाखिल होकर उसको एल्कलाइन की तरफ लेके आती है। ये आपके सामने एक फिगर दी हुई है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ऊपर दिखाया गया है, पॉन्स दिखाया गया है, ब्रेन स्टेम कहलाता है। अब ब्रेन स्टेम में नीचे वाले फिगर में दिया है पॉन्स, ऊपर क्या है, निमोटिक सेंटर कहलाता है। नीमो कहते हैं एयर को, एयर सेंटर है, ये डिटेक्ट करता है। एपेंसोइक सेंटर कहलाता है, ठीक है ना। कंटिन्यूस रेस्पिरेटरी ग्रुप है, PRG कहलाता है ये। पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप कहलाता है PRG। PRG से क्या हो रहा है कि डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स कहलाता है पीछे, जो बैक साइड पे सप्लाई कर रहा है आपके, ठीक है ना। और एक जो है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, जो वेंट्रल साइड पे सप्लाई कर रहा है। ये आपने देखा कि इसके ब्रेन से निकलने के बाद ये जो नर्व है, मोटर नर्व्स, ये ब्रेन से ऑर्गन की तरफ आ रही हैं, लंग्स की तरफ आ रही हैं, मसल्स की तरफ आ रही हैं, वर्टिब्रास की तरफ आ रही हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स पे आ रही हैं, रिब्स पे आ रही हैं, और यहाँ से ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं। The rate of ventilation is tightly controlled through a negative feedback mechanism. नेगेटिव का मकसद है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो या ऑक्सीजन कम हो तो नेगेटिव कहलाता है, और ये इन्फॉर्म करता है जाके कि अभी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की इस टिश्यू में कमी हो रही है, इसलिए उसको हेल्प करो। एंड प्रीडोमिनेटली डिटरमिन्ड बाय द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की वजह से ये वेंटिलेशन रेट जो है ये कंट्रोल होता है। यानी सांस आप 16 दफ़ा ले रहे हैं जो नॉर्मल है, या 18-20 दफ़ा ले रहे हैं, या 4 दफ़ा ले रहे हैं। वॉलंटरी कंट्रोल आप खुद भी से कंट्रोल कर सकते हैं। वॉलंटरी का मतलब है एज वेल एज द इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन बाय द रेस्पिरेटरी न्यूरल नेटवर्क इन द ब्रेन। ये जो इनवॉलंटरी है वो तो ब्रेन ने कंट्रोल कर लिया न्यूरल सिस्टम की वजह से। रेस्पिरेशन कैन बी अफेक्टेड वॉलंटरीली बाय हायर ब्रेन सेंटर्स। Conscious control of respiration is via the motor cortex in the cerebrum, which receives input from the limbic system and hypothalamus. अगर अपनी कॉन्शियसली होश हवास में आप चाहें अपनी सांस कंट्रोल करना, तो मोटर फंक्शन जो है मोटर कॉर्टेक्स से आप अपनी मसल्स को कंट्रोल करेंगे। सेरिब्रम में विच रिसीव इनपुट फ्रॉम द लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस से आएगा ये। और ये कैसे आएगा, ये यहाँ से आएगा। ब्रेन का जो कॉर्टेक्स है, मोटर कॉर्टेक्स है ऊपर, इसमें फ्रंटल लोब है, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है, पैराइटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है, सेरिबेलम है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन स्टेम है, ऑल्फैक्टरी की जो मैंने बात की थी, ऑल्फैक्टरी बल्ब है जिससे आप स्मेल लेते हैं, टेम्पोरल लोब है, ये तमाम फिगर है। रीजन ऑफ द ब्रेन न्यूरॉन इन मोटर कॉर्टेक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन, कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन। ये सारे रीजन जो है आपको रेस्पिरेटरी के ऊपर खासतौर पर ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है, और मोटर कॉर्टेक्स मसल्स को हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्ट। न्यूरल कंट्रोल की हम बात कर रहे थे। वेंटिलेशन, द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स को वेंटिलेशन कहते हैं। फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और कौन सी गैस जी, हेलो हेलो हेलो, हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। मैंने सवाल किया था कि कौन कौन सी गैसेस होती है। सर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है। हाँ, शाबाश। In order to maintain these respiratory muscles must contract and relax rhythmically. इसके लिए जरूरी है कि आपका लंग्स रिदम, यानी एक दफा बंद हो, एक दफा, ऐसा ना हो 2 दफा बंद हो 1 दफा खुले। रिदम इसको कहते हैं, एक दफा बंद हो रहा है 1 दफा खुल रहा है। टू अल्टरनेटिवली फिल द लंग्स विद एयर इन इंस्पायरेशन एंड देयर एम्प्टी देम इन एक्सपायरेशन। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो लंग्स खाली हो जाए, और जब डायलेट हो तो लंग्स भर जाए।
ये कंट्रोल किसके हाथ में होता है? न्यूरल कंट्रोल है, ब्रेन के हाथ में होता है। इनवॉलेंट्री कंट्रोल जो आपके हाथ में नहीं होता है वो क्या है? द मस्कुलर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरेशन द डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। आपकी जो मसल्स हैं रिब्स के दरमियान में, उसे इंटरकॉस्टल, कॉस्टल कहते हैं रिब्स को, इंटरकॉस्टल मसल्स मींस रिब्स के दरमियान में जो है, ठीक है, intercostal muscles, also skeletal muscles, and so unlike cardiac muscles required nervous stimulus to trigger contraction. अब इन मसल्स के लिए जरूरी है कोई स्टिमुलस मिले। स्टिमुलस कैसे मिलेगा? या तो ऑक्सीजन कम होगी या कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, तो स्टिमुलस मिलेगा। और फिर मसल्स जब ये मैसेज पहुंचेगा ब्रेन को, तो फिर इन मसल्स को हुक्म देंगे कॉन्ट्रैक्ट करो। तो डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर ऊपर की तरफ आएगा और डायलेट होकर नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाएगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ऊपर आएगा तो लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाएगी। सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द पॉन्स एंड मेडुला, यानी ब्रेन स्टेम के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। कहाँ पे? पॉन्स और मेडुला आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द रिथमिक पैटर्न ऑफ द ब्रीथिंग। सांस हम ले रहे हैं, एक दफा लेते हैं, एक दफा छोड़ते हैं, एक दफा लेते हैं, एक दफा छोड़ते हैं, एक रिदम बनी हुई है आपकी 16 दफा 1 मिनट। ये किससे कंट्रोल हो रहा है? मेडुला से। The cell bodies of these neurons form the respiratory control center in the medulla, which sends impulses to stimulate the contraction of the diaphragm and the intercostal muscle. और यहीं से, यही मेडुला को जब मैसेज मिलता है तो ये क्या करता है? डायफ्राम को स्टिमुलेट करता है, जो कि एक मस्कुलर लेयर है इन बिटवीन द थोरेसिक केज एंड एब्डोमिनल केज। पेट और सीने के दरमियान में दो खाने बनाता है, एक ऊपर वाला केज है, एक नीचे है जो स्टमक है, एक ऊपर है जो थोरेसिक केज कहलाता है। Once the neuron stop firing, then the respiratory muscles relax and expiration occurs. फिर क्या होता है? ये न्यूरॉन जो है अपनी फायरिंग, यानी न्यूरल इम्पल्सेस को फायरिंग कहते हैं, इम्पल्सेस बंद कर देता है। तो क्या होता है? रेस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स कर जाती हैं और लंग्स जो है फैलते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ये फिनोमेना है इसका। This is all about respiratory system. Now we will start on another system, which is the kidney and regulation of the water and inorganic ions. ये हमारा नेफ्रोटिक सिस्टम भी कहलाता है। मेजर फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी एक बहुत वाइटल ऑर्गन है। 2 किडनीज होती है। इट्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर एंड इट हैज गॉट अ डिफरेंट पोर्शन व्हिच वी हैव रेड इन आवर एनाटॉमी लास्ट सेमेस्टर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेजर फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी का फंक्शन क्या है? व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट इन वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी? क्यों है? रेगुलेशन है सबसे पहले किडनी की। क्या रेगुलेशन? बॉडी फ्लूइड, ऑस्मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन, बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, एंड वॉल्यूम, जो 5 लीटर वॉल्यूम में ब्लड को से कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, जो आयंस है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, OH, इसको बैलेंस करता है। एसिड बेस बैलेंस, अल्कलाइन और पीएच को बैलेंस करता है। ब्लड प्रेशर को ही कंट्रोल करता है। इसको हम सब आगे चल के सब पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। दूसरा फंक्शन, पहला दिया है रेगुलेशन ऑफ व्हाट? बॉडी फ्लूइड, वॉल्यूम, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर। दूसरा फंक्शन क्या? एक्सक्रीशन ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, फॉरेन सब्सटेंसेस, excretion of metabolic products, foreign substances, pesticides, chemicals and excess substances, water. जो एक्सेस आ गया है बॉडी में वो कहाँ से निकलेगा? किडनी उसको निकालेगी। क्या चीज़? फॉरेन सब्सटेंसेस, पेस्टिसाइड्स हम खाते हैं, केमिकल्स हम खाते हैं, जितने भी आपके वो चिप्स होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, जिसको आप बंद करते हैं डब्बे में, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, ये सब केमिकल्स होते हैं। इसी तरीके से जो आप वेजिटेबल खाते हैं, ये वेजिटेबल जब खेत के ऊपर छिड़काव होता है पेस्टिसाइड का, तो ये वेजिटेबल के साथ आपके खाने में आ जाता है। आप इसको कितना भी धो लें थोड़ा बहुत फिर भी रह जाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है? ये आपकी बॉडी में जाता है और रिएक्ट करता है और आपको टॉक्सिक इफेक्ट देता है। इसको भी एस्क्रीट आउट करता है बॉडी से किडनी। बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा है एस्क्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिक 125 डाईहाइड्रो विटामिन डी एक्टिवेशन रेनिन। ये एक एरिथ्रोपोइटिन एक
विटामिन डी को एक्टिवेट करने का केमिकल है जो किडनी से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ रेनिन। नहीं सॉरी, रेनिन तो आगे है, विटामिन डी 3 जो विटामिन डी एक्टिवेशन फैक्टर है, एरिथ्रोपोइटिन कहलाता है। इसके बाद रेनिन है, रेनिन एक एंजाइम निकलता है किडनी से। ये जो किडनी का एंजाइम है रेनिन, ये क्या करता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। जब ये उसके साथ एंजियोटेंसिन के साथ मिल जाता है, जो पैरेंकाइमल सेल्स ऑफ द लीवर जो है वहाँ से निकलता है ये दोनों कंबाइन होते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन, जो एंजियोटेंसिन 1 बनाते हैं, फिर 2 बनाते हैं। 2 जो है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई होता है। फिर इसके अलावा किडनी का मेंटेन करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल है जो निकलता है किडनी से। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन में मदद करता है, प्लेटलेट को जमाता है एक जगह पे जहाँ पे इंजरी हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कुछ इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, एनाटॉमी आपने पढ़ा था। फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ द किडनी, नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, नेफ्रॉन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। ये जो फंडामेंटल यूनिट है किडनी का, ये जो नजर आ रहा है, ये तकरीबन ये जो एक है ऐसे 1 मिलियन यानी 10 लाख होते हैं। ईच नेफ्रॉन हैज 2 मेजर कंपोनेंट। इसमें 2 चीजें क्या होती है, एक तो ग्लोमेरुलस है। कहाँ पे ग्लोमेरुलस, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका ग्लोमेरुलस है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी कैपिलरीज इकट्ठी हो गई है। फिर है लॉन्ग ट्यूब्स है, ये लॉन्ग ट्यूब्स है, ये ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है। इसके बाद या इधर ले लिए ग्लोमेरुलस, तो ये आपकी ये लॉन्ग ट्यूब है, ये डिसेंडिंग लूप्स है, ये लूप फैनल है, ये असेंडिंग लूप्स है, ठीक है ना। ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये डिस्टल एंड है, समझ में आ गया आपके। कॉर्टिकल नेफ्रॉन 80 to 90%, ग्लोमेरुलस इन आवर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में ग्लोमेरुलस 80 to 90% यानी बंच ऑफ वेसल्स इन बोमेन कैप्सूल, जो बोमेन कैप्सूल है उसके अंदर ये बंच ऑफ वेसल्स होते हैं, उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। शॉर्ट लूप ऑफ हैनल होते हैं, हैनल लूप जो टर्न हो रहा है वो हैनल है। एक्सटेंडेड ओनली शॉर्ट डिस्टेंस इनटू मेडुला, मेडुला ये ब्रेन वाला मेडुला नहीं, मेडुला क्या होता है, ऊपर वाला पोर्शन जो है किडनी का वो कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर वाला मेडुला कहलाता है। ब्लड फ्लो थ्रू द कॉर्टेक्स इज रैपिड, कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल फ्लो इन 300 मिली ऑस्मोलर। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, ग्लोमेरुलस इन इनर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स के इनर पार्ट पे है उसको हम जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। लूप ऑफ हैनस इसमें भी होता है, एक्सटेंड डीपली इनटू द मेडुला, ब्लड फ्लो थ्रू द वास रेक्टा इन द मेडुला इज स्लो। मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज हाइपर ऑस्मोटिक, ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है यहाँ पे। मेंटेन ऑस्मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन मेंटेन करता है, फिल्टरिंग ब्लड एंड मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। यहाँ पे इसका फिगर दिया हुआ है, इसका फिगर भी आप देख लें। The juxtaglomerulus apparatus, including macula densa, extraglomerulus mesangial cells and juxtaglomerulus cells, ये इसके यहाँ पे दिए हुए, इसके फिगर, इसके नाम दिए, देख लीजिए। डिस्टल एंड है, डिफरेंट आर्टियोज है, डिफरेंट आर्टियोज है। बोमेन कैप्सूल देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है, इसको छोटा करके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही बताया गया है, ठीक है ना। एफरेंट आर्टेरियोल जहाँ से ब्लड आता है, एफरेंट आर्टेरियोल जहाँ से ब्लड जाता है, एफरेंट आर्टेरियोल जहाँ से ब्लड आता है इस किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए। ग्रैनुलर सेल्स यहाँ नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज नजर आ रही हैं, ल्यूमन ऑफ वुमेन कैप्सूल्स नजर आ रहा है जहाँ से ल्यूमन है, ठीक है, जहाँ से फिल्टर होने के बाद बाहर निकल जाएगा ब्लड। ये इसकी फिगर है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लड renal blood flow is high blood pressure flow 1200 ml per minute or 21% of the cardiac output, 94% to cortex, ठीक है। Two capillaries beds, high
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में हाइड्रोस्टैटिक यानी पानी का प्रेशर ज्यादा होता है अबाउट 60 mmHg एंड लो बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज अबाउट 13 mmHg। इसकी फिगर दी हुई, इसकी फिगर को देख लीजिएगा और से। ब्लड फ्लो इन किडनी एंड अदर ऑर्गन्स यहाँ पे दिया हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली कितना ब्लड फ्लो करता है मिलीग्राम पर मिनट पर ग्राम ऑफ द टिश्यू। 4 है। एवरेज ऑक्सीजन डिफरेंस क्या है इसका, ठीक है, 12 to 15 है, डिपेंड्स ऑन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। हार्ट के अंदर जो है 0.80 होता है, ब्रेन में 0.50 होता है, स्केलेटल मसल में 0.05 होता है। ब्लड फ्लो में ऑर्गन के हिसाब से किया, स्केलेटल मसल में 1 होता है। तो इसके अंदर किडनी में सबसे ज्यादा है, 4 है। फंक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। फिल्ट्रेट जो है सारा ब्लड आपका दाखिल हुआ किडनी में, रीअब्जॉर्ब हुई जो चीजें जिसकी जरूरत है वो वापस चली गई, जो रेड एरो दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वापस ब्लड टिश्यूज में आ गई है। ये जो बेकार चीजें ये एक्सक्रीट आउट हो गई हैं और यहाँ से जो सिक्रेशन है वो इसको स्टिमुलेट कर रही है, ठीक है ना, जो भी यहाँ पे ग्लैंड्स होंगे जो होंगे वो इसको स्टिमुलेट करेंगे प्रोटीन को। फिल्ट्रेशन क्या है? फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन, बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी टू द किडनी ट्यूब्स। हार्ट का 20% कार्डियक आउटपुट जो होता है, कार्डियक आउटपुट का 20% किडनी से फिल्टर होता है। 70 सीसी जो ब्लड है वो जो कार्डियक आउटपुट एक दफा हार्ट का ट्रैक्ट होकर निकालता है 70 सीसी, उसका 20% 14 ml बनता है। ये 14 ml किडनी से फिल्टर होता है, सफाई होती है इसकी। बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द किडनी, ये वही बता रहा, आइसोस्मेटिक फिल्ट्रेट प्रेशर से होता है। ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन डू नॉट फिल्टर, प्रोटीन और ब्लड सेल्स वापस आ जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन में। रिजल्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। जीएफआर जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पूरे दिन में 180 लीटर ये फिल्टर करता है। 180 लीटर बहुत होता है, 19 लीटर की एक नेस्ले की बड़ी बोतल होती है। अब सोचे कि 180 का मतलब है तकरीबन 9 बोतलें। आपको बॉडी सारे दिन में 24 आवर्स में 9 बोतलें ब्लड जो है वो सफाई करती है 19 लीटर वाली, क्योंकि 180 है तो अगर हम 18 लीटर रखें तो 10 बॉटल होती है। रीअब्जॉर्प्शन करता है, प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग फिल्ट्रेट मटेरियल टू द ब्लड, जो बेकार जो चीज़ें ज़ाया हो रही हैं उसको वापस ले लेता है। 99% ऑफ द ब्लड व्हाट इज फिल्टर्ड में इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, नॉर्मल ग्लूकोज इज टोटली रीअब्जॉर्ब, ये सब रीअब्जॉर्ब होता है, प्रोटीन वगैरह ज़ाया नहीं होता है। सिक्रेशन में क्या है? मटेरियल एडेड टू द ल्यूमन ऑफ द किडनी फ्रॉम द ब्लड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजुअली ऑफ द टॉक्सिन्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस, सैक्रिन है, पेनिसिलिन है, ये सारे के सारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। टॉक्सिन सब्सटेंस निकाल देते हैं, एक्सक्रीट आउट, सीक्रेट आउट कर देते हैं। Excretion, loss of the fluid from the body in the form of the urine. Amount of the solutes excreted is equal to amount of filtrate plus amount of secretion and minus amount reabsorbed. इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इसको। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? ब्लड एंटर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज फिल्टर्ड आउट ऑफ द रीनल कॉर्पस्कल, लार्ज प्रोटीन सेल्स स्टे बिहाइंड, यानी प्रोटीन और सेल्स को ज़ाया नहीं होने देता है, वापस ले लेते हैं सर्कुलेशन में, फिल्टर हो गया, यूरिन में नहीं निकलता। एवरीथिंग एल्स इज फिल्टर्ड इनटू द नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, प्लाज्मा लाइक फ्लूइड। फैक्टर्स दैट डिटरमिनिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आर मॉलिक्यूलर वेट क्या है आपकी जो भी वहाँ ब्लड में मौजूद है, चार्जेस ऑफ द मॉलिक्यूल, प्रोटीन के चार्जेस क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये अफेक्ट करते हैं। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, वन लेयर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी सेल्स, फेनेस्ट्रेशन 70 to 90 नैनोमीटर परमेबल टू प्रोटीन ऑफ द स्मॉलर मॉलिक्यूल। प्रोटीन इसलिए नहीं बाहर जाता कि जो इसमें जगहें बनी हुई हैं, फेनेस्ट्रेशन का मतलब है इसकी जो दीवार है उसमें जो जगहें हैं, फेनेस्ट्रेशन का मतलब है वो जगह जो है, छोटी सी होल जो है, उस होल से वही प्रोटीन निकल जाएगी जो इससे छोटी होगी 70 to 90 नैनोमीटर, इससे बड़ी परमेबल नहीं है, ये रुक जाएगी यहाँ पे।
बेसमेंट मेम्ब्रेन है लेमिना डेंसा विद मेश ऑफ 2 to 8 नैनोमीटर डायमीटर। ये डायमीटर बताने का मकसद है कि यहाँ से प्रोटीन और काम की चीजें नहीं निकलेंगी। वन लेयर ऑफ द सेल इन बोमेन कैप्सूल पोडोसाइट जो फिगर में है देख लीजिएगा, हैव अ फूड टाइप प्रोजेक्शन विद फिल्ट्रेशन स्लिट इन बिटवीन, वहाँ से फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट वर्सेस वाटर। यूरिया मोलिकुलर वेट 60 है, फिल्ट्रेशन रेट इसका 1 है। ग्लूकोज 180 है, फिल्ट्रेशन रेट 1 है। इनोलिन 5500 मोलिकुलर वेट है, 1 है इसका। ठीक है। मायोग्लोबिन मसल्स की प्रोटीन जो टूट फूट के ब्लड में आती है 17,000 इसका है, ये नहीं निकल सकती, 0.75% निकलती है, रेशो में निकलती है। हीमोग्लोबिन 64,000 है, 0.03 है इसका, ये फिल्ट्रेट रेशो जो है। सीरम एल्बुमिन ये प्रोटीन है, 69,000 इसका मोलिकुलर वेट है, और ये 0.01% निकलती है। अगर ये निकलना शुरू हो जाए ये ज़्यादा, इसका मतलब है किडनी में नेफ्राइटिस हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो गई किडनी की। चलिए स्टार्लिंग लॉ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसको देखिएगा इंशाल्लाह, चूँकि टाइम भी हो गया पूरा, और नेक्स्ट क्लास में आपको देखा जाएगा। ओके, अल्लाह। आज सीआर नहीं आई है, सीआर का नाम अटेंडेंस में नजर नहीं आ रहा है। नहीं सर, नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं ऑफ कर रहा हूँ। यस सर। अल्लाह हाफिज।